तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही ख्वाहिश थी बड़े बंगले में रहने की। मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई जब मेरे पति को ऑफिस की तरफ से एक बड़ा सा बंगला किराए पर मिला। बंगला क्या था, एक बड़ी सी हवेली थी। उसमें 5 कमरे थे। घर के बीच में पुरानी हवेलियों की तरह आंगन था, जो ऊपर से खुला था। बाहर बड़ा सा बगीचा था और एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को देख एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। कुछ पल उसको एकटक देखती रही, फिर अचानक लगा जैसे किसी ने हल्का सा धक्का दिया हो। पर ज्यादा गौर न करते हुए मैं घर के अंदर चली गई। बच्चे तो मानो बहुत ही खुश थे, क्योंकि इतना बड़ा घर उनके लिए तो सुपन समान था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे थे। तभी छोटे बेटे ऋषभ के चिल्लाने की आवाज आई। मैं और मेरे पति, जो पीछे के कमरे में सामान लगा रहे थे, भागकर आंगन में पहुंचे। ऋषभ दर्द से कहरा रहा था। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया। वह रोते हुए बोला, मेरी गलती नहीं थी, अचानक किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पैर मुड़ गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा ही धक्का मुझे छत पर महसूस हुआ था। मैंने आंगन में चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर ऐसा कुछ अजीब नहीं लगा। अचानक से मेरे ऊपर कबूतर की बीट गिरी। मैंने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो हैरान रह गई। वही पीपल का पेड़ जो बाहर बगीचे में था, उसका आधे से ज्यादा भाग आंगन पर साफ दिख रहा था। उसके पत्ते हवा से खूब तेज हिल रहे थे। न जाने क्यों उस पेड़ को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात को मैंने अपने मन का डर अपने पति से साझा किया। वह पहले तो हंस पड़े, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, देखो, तुम्हारी ही जिद की वजह से मैंने इतने बड़े बंगले के लिए हाँ किया था। इसलिए इस वहम को दिमाग से निकालो और अपने सपने को खुलकर जियो। फिर दोबारा ऐसे घर में शायद ही रहने का मौका मिले। कह तो वो ठीक ही रहे थे। मैंने अपने आप को समझाते हुए सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। मैं अगले दिन घर की साफ सफाई में जुट गई। हैरानी की बात थी कि मेरे ज्यादा पैसे देने पर भी कोई काम वाली बाई मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे थे। झाड़ू लगाते लगाते मैं थक गई थी, तो स्टूल पर बैठकर आराम कर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक छोटे से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। पता नहीं क्यों मन हुआ उस कमरे में जाने का। मुझे याद आया कि जिसने हमें ये घर दिलाया था, उसने एक चाबी का पुराना सा गुच्छा हमें दिया था। मैं तुरंत उस गुच्छे को खोज लाई और उस कमरे का ताला खोल दिया। अंदर का नजारा काफी भयानक था। कमरे में बत्ती नहीं थी, पर क्योंकि दिन का समय था तो कमरे में बने 2 बड़े बड़े रोशनदान से काफी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कमरे में हर जगह धूल ही धूल थी। ऐसा लग रहा था कि इस कमरे को साफ किए सदियां बीत गई हो। मैं खांसते हुए अंदर की ओर धीमे कदमों से बढ़ने लगी। कमरे में पुराना कबाड़ इकट्ठा कर रखा था, पर जब मैंने उन सब चीजों को गौर से देखा तो हैरान रह गई। वो संदूक, कुर्सी, मेज, मटके सब बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। उन पर की गई नक्काशी 16वीं या 17वीं शताब्दी की लग रही थी, किसी राजा महाराजा के समय की। तभी मेरी नजर एक अजीब से दिखने वाले ड्रेसिंग टेबल पर जा रुकी। उसका शीशा आधा टूटा था, पर फिर भी मेरी पूरी शक्ल उसमें दिख रही थी। मैं अनायास ही उसकी तरफ आकर्षित होती चली गई। जैसे ही उसके पास पहुंच उसको खोलने की कोशिश करी, वह हिलने लगा। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी, पर मेरे चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, वह ड्रेसिंग टेबल मेरे ऊपर गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की उसको उठाने की और खुद को निकालने की, पर ऐसा लगा मानो कोई उस पर दबाव बना रहा है। मैं बेहोश होने लगी कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे हाथ पकड़कर खींचा। जब होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी और मेरे पति, बच्चे और डॉक्टर मेरे पास खड़े थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। तभी मेरा बड़ा बेटा रौनक बोला, आप उस कमरे में बेहोश पड़े थे, मैं आपको खींचकर बाहर लाया। मेरे पति मुझ पर चिल्लाते हुए बोले, वो टेबल थोड़ा सा और ऊपर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम भी ना मंजू, हद करती हो, इतनी भी क्या साफ सफाई करने की रहती है तुम्हें। तभी डॉक्टर बोले, शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, हल्का सा फ्रैक्चर है, बाद में ठीक हो जाएगा। रात को मैंने अपने पति को सारी आपबीती सुनाई। मुझे ना इस घर से डर लगने लगा है। मैंने कहा, सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बड़े प्यार से कहा। मेरे पति अपने ऑफिस के चपरासी की बहन को घर ले आए। मंजू ये तुम्हारे काम में हाथ बटाएगी और यहीं रहेगी, रोज आना जाना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उसे उसका कमरा दिखाया और उस दिन का सारा काम समझाकर अपने कमरे में वापस आई। शुक्रिया, आपको मेरी कितनी फिक्र है, यह कह मैं अपने पति के गले लग गई। तभी मैंने खिड़की के बाहर एक साया देखा। मैं भागकर वहां गई, पर्दा हटाया, पर कुछ नहीं था, शायद वहम ही था। यह सोच अपने दिल को मना लिया। कुछ दिन थोड़े सुकून से बीते। फिर एक दिन
दिन हमारी बाई आंगन में बंधी तार पर कपड़े डाल रही थी कि अचानक उसके चीखने की आवाज आई। मैं भागकर वहां पहुंची तो देखा कि फर्श पर गिरी हुई है और जिस लोहे के डंडों पर तार बांधकर हम कपड़े सुखाते हैं वह उस पर गिरा हुआ है। अरे लता, ये कैसे हुआ? ये डंडे तो बहुत मजबूत है, ये तुझ पर कैसे गिर गए? मैंने अचरज से पूछा। फिर मैं किसी तरह उसको उठाकर बिस्तर तक लाई और अपने पति को ऑफिस में फोन कर बताया। मेम साहब, यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो आराम से कपड़े सुखा रही थी कि मेरी नजर उस पीपल पर पड़ी। बस उसे देख रही थी कि अचानक ये मुझ पर गिर पड़े। वह दर्द से कहराती हुई बोली। मेरा माथा ठनका। जब भी हम में से किसी को चोट पहुंची है तब वह पीपल के पेड़ का साया दिखा है। उस दिन कमरे में भी पीपल के वृक्ष का साया साफ दिख रहा था। मेरा शरीर कांप उठा। कहीं कोई पिशाच तो निवास नहीं करता इस पेड़ पर, जो नहीं चाहता कि हम यहाँ रहे, इसलिए हमें चोट पहुँचाकर यहाँ से निकालना चाहता है। मैं अब बहुत डरी सहमी सी रहने लगी। जरा सी आहट होने पर मेरी रूह कांप जाती। मैंने अपने इस डर और पीपल के पेड़ से जुड़ी सभी घटनाओं को अपने पति को बताया। चलो कुछ सोचते हैं, मेरे पति ने आश्वासन देते हुए कहा। कुछ दिन बीत गए। मुझे फिर सारा काम खुद ही करना पड़ रहा था क्योंकि लता को गहरी चोट आई थी तो वह काम चली गई। एक दिन मेरे पति अपने साथ एक आदमी को लाए। उन्होंने उसको पीपल का पेड़ दिखाते हुए कहा, ये पेड़ है, इसकी जितनी चटनी कर सकते हो कर दो। जब मैंने ये सुना तो भागकर वहाँ पहुंची। ये क्या कर रहे हैं आप? पीपल का पेड़ भी भला कोई काटता है? मैंने गुस्से से कहा। मंजू, ये सब पुरानी दकियानुसी सोच है। पेड़ चाहे कोई भी हो, उसकी चटनी तो जरूरी होती है और फिर इसकी चटनी से इसकी छाया करके हर कोने में नहीं पड़ेगी। तुम भी सुकून से रहोगी। चलो भैया जल्दी करो, उन्होंने कहा। वह आदमी पीपल के पेड़ की तरफ जैसे ही बढ़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते हवाएं तूफान में तब्दील हो गई। तभी एक बहुत बड़ी टहनी पेड़ से गिरी और एक बहुत तेज आवाज आई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 मिनट बाद जब आँख खोली तो सब कुछ शांत हो गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो सामने जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति जमीन पर गिरे हुए थे और पेड़ की वह विशालकाय टहनी उनके ऊपर गिरी हुई थी। वह दर्द से चीख रहे थे। मैंने घबराकर रौनक को आवाज लगाई। उसकी मदद से हमने उस टहनी को जैसे तैसे हटाया और उनको अंदर लेकर चले आए। डॉक्टर के आने पर एम्बुलेंस बुलवाई और हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति की कमर में फ्रैक्चर आया था। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा वह पीपल का पिशाच। कोई माने या ना माने, मुझे यकीन हो चला था कि इस घर में कोई है जो नहीं चाहता कि हम वहाँ रहे। उस समय ये सब अपने पति को बोलना ठीक नहीं समझा मैंने, पर मन में ठान लिया था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम ये घर छोड़ देंगे। हर रोज मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। एक दिन मुझे थोड़ा लेट हो गया। मैंने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो घबरा गई। मैं तुरंत अंदर पहुंची। जो देखा वह एक डरावने सपने से कम नहीं था। आंगन में मेरा छोटा बेटा डरा सहमा खड़ा था और ऊपर पीपल के पेड़ को देख रहा था। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरी सांस अलग में ही अटक गई। मेरा बड़ा बेटा पेड़ से लटका हुआ था। यह देख मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर रौनक डर गया और उसका हाथ फिसल गया। मैंने फुर्ती से पास पड़ी चारपाई उसके नीचे कर दी। वह दम से उस पर गिर पड़ा। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गई। उसकी पीठ पूरी तरह लाल हो चुकी थी। मैंने उसकी पीठ पर सिकाई करी और उसे हल्दी वाला दूध पिलाकर सुला दिया। अब मेरा यकीन और मजबूत हो गया था। सुबह जब रौनक उठा तो उसने मुझे बताया कि वह ऋषभ के साथ बैडमिंटन खेल रहा था। शटल पेड़ पर अटक गई। वह उसे लेने ऊपर चढ़ा तो किसी ने उसे धक्का दे दिया, पर वहाँ कोई नहीं था। वह गिरने लगा तो उसने अचानक डाल पकड़ ली। पर तू ऊपर चढ़ा ही क्यों? मैंने मना किया था ना कि उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाना, मैंने गुस्से में कहा। वो मम्मी, मेरे और ऋषभ के बीच शर्त लगी थी, बस वो जीतना चाहता था। शर्त जीतने के चक्कर में तुझे कुछ हो जाता तो? मैंने उसे गले से लगाते हुए कहा। बस अब मेरा परिवार और नहीं सहेगा, मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं यही सोच रही थी कि एक परछाई दिखी। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। तभी वह परछाई मुझे गेट पर दिखी। मैं उसके पीछे भागी। जैसे ही मैंने गेट पार किया तो गेट अपने आप ही बंद हो गया। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक साया घर के अंदर जाते दिखाई दिया। मैंने जैसे ही गेट खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, गेट खुला ही नहीं। मैंने खूब जोर लगाया पर गेट नहीं खुला। मैं पसीना पसीना हो गई क्योंकि बच्चे अंदर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी ऋषभ के चीखने की आवाज आई। मम्मी कहाँ हो आप? मुझे डर लग रहा है। बेटा मैं बाहर हूँ, गेट नहीं खुल रहा है, तो हिम्मत रख। रौनक बेटा जल्दी से आ, मैं चिल्लाकर बोली। पर मुझे लगा कि मेरी आवाज ऋषभ रौनक तक पहुँच नहीं रही। मुझे बार बार ऋषभ की आवाज आ रही थी पर मेरी उस तक नहीं पहुँच रही थी। मैं ऐसा होकर गेट पर गिर गई। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने फिर गेट खोलने की कोशिश की। इस बार गेट आसानी से खुल गया। मैं भागकर अंदर बच्चों के कमरे में गई। वहाँ देखा तो वह आराम से सो रहे थे। मेरी जान में जान आई। जब वह उठे तो मैंने पूछा कि रात को क्या हुआ था। हमें कुछ नहीं हुआ था, वो तो हम आराम से सो
रहे थे और हमें आपकी कोई आवाज नहीं आई। मैं समझ गई कि उस पिशाच ने मुझे डराने के लिए ये सब किया। मैंने बच्चों को तैयार होकर आने को कहा। उन्हें मैं हॉस्पिटल ले गई। वह अपने पति को सब कुछ बताया। डॉक्टर के मुताबिक एक दिन बाद उनका प्लास्टर खुलना था। मैंने तय किया कि उसी रात में वही रुकूंगी बच्चों के साथ। अगले दिन सुबह प्लास्टर खुलने के बाद हम सब घर पहुँचे। मेरा इरादा दृढ़ था। मैंने सामान बांधना शुरू किया। एक बार वो सोच लो मंजू, शायद ये वहम ही हो। मैं कुछ नहीं जानती, शायद वहम हो, पर घटनाएं तो कुछ और ही इशारा कर रही है। मैं अपने बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर सच में कोई पिशाच हुआ तो नहीं, बस अब सोच लिया, हमें उस पिशाच को उसका घर लौटा देना चाहिए। सामान बांध हमारी गाड़ी उस घर के गेट से बाहर निकली। मैंने मुड़कर पीछे देखा। पीपल का वह पेड़ शांत खड़ा था और उसके पत्ते हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लगा कि अपनी जीत पर इतरा रहे हो। अब ये तब तक शांत रहेगा जब तक वहाँ कोई और रहने ना आ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।